एक शायरी पहले पेश करेंगे दर्द भरा, क्योंकि एक बच्चा कमेंट किया था गुरुदेव हमेशा वो करते रहते हैं आप, वो मुझे बहुत रुला दिए हैं, तो उन पे एक शायरी आप सुनाइएगा जरूर। तो मैंने यार उस बच्चे के लिए लिखा है जो बच्चा कमेंट किया था, ठीक है ना। कौन खरीदेगा, अब कौन खरीदेगा हीरे के दाम में तुम्हारी आंसू। अब कौन खरीदेगा हीरे के दाम में तुम्हारे आंसू। वो जो दर्द का सौदागर था, वो जो दर्द का सौदागर था, मोहब्बत छोड़ दी उसने, है कि नहीं। ये थोड़ा सा तगड़ी वाली सर शायरी थी आप लोगों के लिए। और इसी शायरी के साथ एकदम दर्द भरा सर जी फीलिंग, जो 3 फरवरी के लिए बायोलॉजी का, उसका हम लोग यहाँ पे सर एकदम प्रिपरेशन करने वाले हैं। 70 में 70 वाला पेपर लेके आए हैं, तगड़ा वाला एकदम। तो इसको पूरा तैयार करिएगा। क्या करिएगा सर, तैयार करिएगा। कुछ भी हो जाए गुरुदेव उनसे बात नहीं करनी है, हमें पढ़ाई करना है मन लगा के। वैसे देखिए मजे में पढ़ाता हूँ, सीरियस मत नहीं लीजिए, कहीं बवाल हो जाए, करे जाए एकदम हरिहरा आ जाएगा एकदम, बुद्धि है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे सर हम आप करने वाले हैं पूरा पूरा बायोलॉजी का वारा न्यारा। ये जो पेपर है आपका बायोलॉजी का 70 नंबर का पूरा वारा न्यारा करेंगे। आए हुए प्रश्न है, और आप लोगों के लिए साइंस के स्टूडेंट है तो सर मैं चैलेंज करता हूँ। महाभारत बैच मैंने लॉन्च किया, उसमें गेस वाले में पेपर दिया हूँ। बायोलॉजी का 7 सेट, फिजिक्स का 7 सेट, केमिस्ट्री का 7 सेट, इंग्लिश का 7 सेट, हिंदी का 10 सेट। इससे बाहर सर एक प्रश्न आपका आएगा नहीं, क्योंकि पूरा सर एग्जामिनर वही से देख जो बनाता है बार बार, वो मैंने वहां पे दे दिया। फिजिक्स के तो तगड़े वाले सब पूरे डेरिवेशन एकदम सॉल्व कराए सर। चैलेंज करते सर, हर एक प्रश्न करके आएंगे। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, मात्र 101 रुपए में, सीमित टाइम तक ऑफर है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन करिए सर। वो सारे सेट पेपर पी लीजिए घोलकर, और यूट्यूब पे जो ये वीडियोस मिल रहा है इसको देख लीजिए। दैट्स ऑल मैटर, काम खत्म। उससे बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब टाइम कम है। अब अंतिम दौर चल रहा है, तो अंतिम दौर में सब तो वही पढ़ना है ना, जहां सर हमारा काम हो जाएगा नहीं। 3 घंटे 15 मिनट का सर आपको समय मिलने वाला है। 70 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। 23 नंबर का रेजा आपको पास होने के लिए चाहिए। पास होने के लिए कितना चाहिए, 23 नंबर। कुछ यहाँ पे दिया गया नोट में। प्रारंभ जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है नामांकित रेखा चित्रों द्वारा आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न क्या है सर, ये आपका ऑब्जेक्टिव बोले तो बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्या प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु परागण की विशेषता नहीं है। तो जो वायु परागण की विशेषता नहीं है, वायु परागण में हल्के परागकण होते हैं, बृहत और पिंच प्रतिगाग्र होते हैं, बेहतर अनावृत पुंकेसर होता है, बट यहाँ पे असंख्य बीजांड नहीं होती। अगला है यहाँ पे, दांत कोशिका अरक्तता ल्यूटेमिक अम्ल के निम्नलिखित में से एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है सर, वैलिन से। किसके सर जी, वैलिन से होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते सर, 4 होते हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में पेप्टाइडों की बंधक संख्या सर कितनी होती है, 4 होती है। और नेक्स्ट यहाँ पे सर सवाल है, वो है बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है सर जी। वो है विटामिन, तापमान और लवण, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला आपका सर निश्चित उत्तरीय प्रश्न, ये जो प्रश्न है सर ये 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं, 1-1 नंबर वाले। देखिएगा, प्रश्न है, आक्जेलिस और कोमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं। तो आक्जेलिस और कोमेलाइना 2 प्रकार के पुष्प का उत्पादन करते हैं, एक अमिल और दूसरा अनमिल परागण, ठीक। आक्जेलिस अमिल, कोमेलाइना किसका सर ये, अनमिल का करता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आपका जो प्रश्न है वो है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया और उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम लिखिए। तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया, और इस जीवाणु द्वारा निमोनिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है सर, निमोनिया रोग होता है। ग वाला प्रश्न है, स्त्री जनतंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का आपको क्या बताना है सर, नाम बताना है। तो इसमें लिखेंगे, स्त्री जनतंत्र में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी जो भाग होता है क्या होता है सर, झालर होता है, झल्लर भा बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, मेंडल का वंशागति सिद्धांत किस कारणों से 1900 तक क्या रहा सर जी, अज्ञात रहा। 1900 तक किन कारणों से अज्ञात रहा आपको लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, संचार की सुविधा आज के जैसे नहीं थी, और इन्होंने गणितीय शब्दावली का प्रयोग किया था जिसे जीव वैज्ञानिक समझ नहीं पाए थे। इसीलिए जो भैया मेंडल साहब थे, इनका जो है क्या रहा सर जी,
अज्ञात रहा, मतलब ये मुख्य मुख्य क्या है सर, कारण है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। तो नत्रजन स्थिरीकरण के लिए एनोलिना, नास्टॉक साइनोबैक्टीरिया के क्या सर जी नाम है। तो यहाँ पे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर वाले। सर प्रश्न क्या है, तीसरे का है, मटर के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है, व्याख्या कीजिए। जो मटर के लंबे पौधे होते हैं, इनके जीनोटाइप के निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है। तो मटर के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण परीक्षाण संकरण द्वारा किया जाता है। जब प्रथम पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावित पीढ़ी के साथ कराते हैं तो इसे परीक्षार्थ संकरण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सहविलुप्तता की व्याख्या कीजिए। सर सहविलुप्तता क्या होती है, देखिए आगे यहाँ पे, सहविलुप्तता मतलब साथ साथ, साथ साथ। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, एक छोटा किसका बच्चा है, गधे का बच्चा है। एक छोटा गधे का मत लीजिए भैया, शेर का बच्चा है। किसका बच्चा है, शेर का बच्चा है। इसकी माँ क्या हो गई सर जी, मर गई। इसकी माँ क्या हो गई, मर गई। तो भैया अब ये 2 महीने का बच्चा है शेर का, तो इसकी माँ मर गई, तो इसकी देखभाल कौन करेगा जंगल में, कोई नहीं करेगा। अब मान के चलो जंगल में कोई नहीं है इन दोनों के सिवा, तो ये भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यही क्या है, सहविलुप्तता। अर्थात किसी एक जात के विलुप्त होने पर उस पर आश्रित, उस पर निर्भर दूसरी जात भी क्या हो जाती है सर, विलुप्त हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। इस घटना को सहविलुप्तता कहा जाता है। प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए, तो ये भैया प्रतिरक्षी अणु की संरचना है। आप इसका फिगर तैयार कर लेना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब भर भर के आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, लैग प्रचालक यानी ओपेरान में जेड और वाई जीन किस एंजाइम का कुटलेखन करते हैं और इनके कार्यों का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। तो भैया जो लैग प्रचालक ओपेरॉन होता है, इसमें एक जेड होता है, दूसरा वाई होता है, ये जिन होते हैं। ये किस एंजाइम का क्या करते हैं, कूट लेखन करते हैं, उनके कार्य का भी आपको उल्लेख करना है। ई कोलाई में इन तीनों एंजाइम को जीन एक साथ क्रमशः सिंट्रॉन जेड, सिंट्रॉन वाई एवं सिंट्रॉन ए के रूप में उपस्थित होते हैं। इन जीनों को मिलाकर संरचनात्मक जिन भी कहते हैं। ये एक साथ उपस्थित होते हैं, अतः इनकी सक्रियता में भी संबंध होता है। संरचनात्मक जिन के साथ ही इसकी सक्रियता को नियंत्रित करने वाला नियंत्रक जिन भी क्या होता है सर, उपस्थित होता है। आगे लिखेंगे, लैग आई जिन के नियंत्रण में लैग निरोधक प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और ये नियंत्रक जिन 3 प्रकार के नियामक जिन, प्रसवाहक जिन और प्रचारक जिन होते हैं। और जीनों के इस समूह को क्या कहते हैं सर, लैग ओपेरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, लैग ओपेरॉन कहा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है अंगा वाला। प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा। जैविक बोले तो कार्बनिक खेती पर टिप्पणी कीजिए। जैविक खेती यानी कार्बनिक खेती होता क्या है, इस पर टिप्पणी करना है। तो कृषि का वह प्रक्रिया जिसमें कल कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, वृद्धि नियंत्रकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग न करके जीवांश युक्त उर्वरकों जैसे क्राक, गोबर, नीम आदि का प्रयोग करते हैं, जैविक कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है, जैविक कृषि कहलाता है। फिर यहाँ पे सर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, आभासी फल तथा वास्तविक फल में क्या अंतर है। सेब किस कोटिका यानी किस कोटिका या स्टेज का क्या है, फल है और क्यों। तो सबसे पहले एक आभासी फल होता है, एक वास्तविक फल। आभासी फल का मतलब ये है कि जिन फलों का निर्माण बीज से नहीं होता, वो किसी फूल के अन्य भाग से होगा, उसे हम लोग आभासी फल कहते हैं। जिन फलों का निर्माण बीज से यानी बीजांड से होता है, उन्हें हम लोग वास्तविक फल कहते हैं। जैसे आम किससे होता है सर, बीज से होता है, तो ये क्या है सर जी, अपना एक वास्तविक फल है। सेब ये क्या है, आभासी फल है, क्योंकि ये सर जी पुष्पदल से होता है इनका निर्माण। ठीक, तो लिखेंगे, निषेचन के पश्चात पुष्प का अंडाशय फल की रचना करता है, और अंडाशय से विकसित फल सत्य फल होते हैं। सत्य फल अर्थात वास्तविक फल। जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, जिन फल का निर्माण सत्य फल कहलाते हैं। अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पक्रम के किसी अन्य भाग से निर्मित फल आभासी फल कहलाते हैं। जैसे नाशपाती, काजू, सेब, स्ट्रॉबेरी, अनानास इत्यादि होते हैं, ये आभासी फल क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। चूंकि सेब में फल का निर्माण मांसल पाचन से होता है, अतः इसे आभासी फल कहते हैं। सेब में जो खाद्य भाग होता है क्या होता है, पुष्पासन होता है, इसमें अंडाशय नहीं होता। अगला यहाँ पे प्रश्न है 6 वाला, क्या बोल रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। आखिर जो मेंडल थे,
इन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चयन इन्होंने क्यों किया? तो लिखेंगे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता था और यह एक साल में कई बार लगाया जाता था। इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागकण क्षमता वाले होते हैं और इनमें परागण आसानी से किया जा सकता था। मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते हैं और इनका अध्ययन करना क्या अत्यधिक क्या था, सरल था। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, निलोडित बीज रिएक्टी की व्याख्या कीजिए। क्या यहाँ पे सर जी ग वाला, निलोडित बीज रिएक्टी की व्याख्या कीजिए। तो सर निलोडित बीज रिएक्टी को ही हम कहते हैं सर बायोरिएक्टर। क्या कहते हैं? बायोरिएक्टर। होता क्या है, कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता। इस कमी को पूरा करने के लिए एवं अधिक मात्रा में उत्पाद का उत्पादन करने के लिए बायोरिएक्टर या बायोरिएक्टी का विकास हुआ। बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीव जंतुओं कोशिकाओं का उपयोग करके कच्चे माल का जैविक उत्पादों जैसे एंजाइमों, वेस्ट आदि में परिवर्तित किया जाता है। विलोडन यानी कि स्टीयरिंग प्रकार का बायोरिएक्टर सर्वाधिक प्रयोग में किए जाने वाला बायोरिएक्टर होता है। ठीक, अगला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगला विलोडित हॉज बायोरिएक्टर। ये क्या होता है? तो इसमें लिखेंगे यह बेलनाकार एवं इसका आधार घुमावदार होता है और आधार के घुमावदार होने के कारण अंदर रखी वस्तु को मिश्रित करने में सहायता मिलती है। इसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता व उसका मिश्रण होता है। इसमें एक प्रक्षोभक तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र और झाग नियंत्रण तंत्र और ताप नियंत्रक तंत्र आदि भाग होते हैं। तो ये रहा फिगर, आप इसको पूरा ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे एक है आपका साधारण विलोडन हॉज बायोरिएक्टर, दूसरा है दंड विलोडक हॉज बायोरिएक्टर। और ये दो प्रकार का होता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है क्या है, एक साधारण विलोडन हॉज बायोरिएक्टर, दूसरा दंड विलोडन हॉज बायोरिएक्टर। दंड विलोडन हॉज बायोरिएक्टर में इसमें जीवाणु विहीन हवा के बुलबुले प्रयोग कराए जाते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपका अंडजन का व्यवहारात्मक पार्ट का यहाँ वर्णन करना होता तो हम लोग चित्र भी बनाते हैं और उसके बारे में लिखते हैं, बट इन्होंने क्या बोला है, आरेखीय निरूपण दीजिए। तो भैया ये रहा आपका अंडजनन, क्या रहा अंडजनन, और इसको यहाँ पे मैंने पूरा पूरा लिखा हुआ है कि नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी आपको जाड़ा नहीं लग रही है क्या? क्या बोले यार, बोर्ड एग्जाम का इतना ज्यादा वो है कि एकदम गर्माहट आ गई है इस रूम में कि भाई सब बच्चों को एकदम गर्म रखना है, अंदर से उनके अंदर जोश बनाए रखना है, नहीं? ठीक है ना। तो चिंता ना करो, जिस जिस जोश के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी जोश के साथ आप लोग मेहनत करिए। ज्यादा नहीं पढ़े पहले, देख लीजिए कि ये कि अब एक बच्चा कमेंट करेगा गुरुदेव आपके रूम में तो ब्लोवर लगा होगा। सही सही समझे, आप समझदार हैं यार, आप लोग बहुत समझदार हैं। चलिए चलिए चलिए, अगला आप देखिएगा सर, छ वाला प्रश्न है, क्या है यहाँ पे, सक्रिय प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सर सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है और टीकाकरण क्या होता है, इस पर हम टिप्पणी करना है। तो सबसे पहले जानते हैं सर सक्रिय प्रतिरक्षा होता क्या है। जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती है तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। ध्यान देना, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती है तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। सर टीकाकरण क्या होता है, जीव वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है और इन्हीं औषधियों को वैक्सीन या टीका कहा जाता है। इस क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? टीकाकरण कहते हैं। अगला यहाँ पे आपका जो प्रश्न है सर वो है, इन्हीं तीन संवाहक रहित विधियों का उल्लेख कीजिए जिनका पुनर्योगज डीएनए को सक्षम परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो माइक्रो इंजेक्शन है, दूसरा है विद्युतकरण विधि है, तीसरा है जिनगन विधि है। तो सबसे पहले माइक्रो इंजेक्शन, ये क्या होता है, यह सूक्ष्म सुइयों का उपयोग करके डीएनए को सीधे कोशिका के केंद्र में डालकर पोषित कोशिका में उत्तम गुण के डीएनए को शामिल करने की क्रिया होती है। दूसरा यहाँ पे विद्युतकरण, इसमें क्या लिखेंगे, यह वह क्रिया है जिसके द्वारा अच्छे गुण के डीएनए के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए पोषित कोशिका को प्लाज्मा परत में क्षणिक छिद्र बनाए जाते हैं। अगला है जिनगन विधि, तो यह एलियन डीएनए से लेफ्टी माइक्रो प्रोजेक्टाइल को लक्ष्य कोशिका में बहुत तेज से बमबारी कराने की तकनीकी होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश जंतु और पौधे के वितरण को किस प्रकार
प्रभावित करता है, उदाहरणों सहित आपको व्याख्या करना है, मतलब उदाहरण के द्वारा आपको व्याख्या करना है। तो इसमें लिखेंगे प्रकाश जंतु और पौधे के वितरण को निम्नलिखित प्रकार प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक प्रकाश है। चूंकि सूर्य के प्रकाश से पौधा इस क्रिया के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है तथा अंधेरे से यह क्रिया ऊर्जा प्राप्त करता है, और अंधेरे में यह क्रिया संभव नहीं हो पाती। मतलब जब सूर्य रहता है, प्रकाश रहता है, तो जो पौधे होते हैं वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भोजन बनाते हैं। लेकिन जब अंधेरा रहता है, प्रकाश नहीं प्राप्त कर पाता पौधा, यानी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाता। और ऐसा देखा गया है कि प्रकाश की प्रखरता, प्रकाश की किस्म तथा प्रकाश का समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करता है? प्रभावित करता है। कई पौधे पुष्पन के लिए अपनी प्रकाश आवधिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सूर्य के प्रकाश पर क्या होते हैं सर? निर्भर होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है? वर्णांध पिता की सामान्य पुत्री का विवाह सामान्य पुरुष से होने पर वर्णांधता के वाहक की संभावना किस उसके पुत्र में क्या होगी? वंशावली चार्ट की व्याख्या कीजिए। चलिए समझते हैं यहाँ पे है क्या कि एक सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष के साथ करने पर इनके सभी पुत्र सामान्य होंगे। ध्यान देना, एक सामान्य स्त्री है, कोई क्या है? सामान्य स्त्री है। सामान्य स्त्री में कौन सा होता है सर जी? एक्स एक्स होता है। और एक वर्णांध पुरुष है, क्या होता है? एक्स वाई। दोनों का क्या करा दिया? शादी करा दिया गया, तो सर बच्चे पैदा होंगे। जब ये एक्स एक्स से करेगा तो एक्स एक्स बोले तो लड़की। जब ये एक्स इस वाई से करेगा तो क्या बनेगा? एक्स वाई बोले तो लड़का। ठीक, फिर एक एक्स बचा हुआ है, फिर एक एक्स बचा हुआ है। अब इस एक्स का इस एक्स से कराएंगे तो एक्स एक्स बोले तो लड़की। इस एक्स का इस वाई से कराएंगे, एक्स वाई बनेगा बोले तो लड़का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये बोला जा रहा है जब एक सामान्य स्त्री का विवाह एक वर्णांध पुरुष से कराते हैं, एक वर्णांध पुरुष से कराते हैं, तो इनके सभी पुत्र सामान्य होंगे। इनके सभी पुत्र क्या होंगे? सामान्य होंगे। यानी जो जितने भी लड़के होंगे एक्स वाई, ये क्या होंगे? सामान्य होंगे। यानी कि इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होगा। परंतु स्त्रियां वाहक होंगी। परंतु स्त्रियां क्या होंगी? वाहक होंगी। जो लड़कियां हैं यह वाहक होंगी, मतलब ये वर्णांधता फैलाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्णांध कारक जिन पुरुष के एक्स लिंग पर होता है, क्योंकि जो वर्णांध कारक होता है इसके किस पे होता है? एक्स पर होता है। अब ये एक्स किस में आ रहा है सर? लड़कों में नहीं जा रहा है, बल्कि लड़कियों में आ रहा है। ये एक्स यहाँ पे आया, एक एक्स यहाँ पे आया, क्योंकि भैया लड़कों में ये एक्स लड़की का है जो कि सामान्य है। पुरुष का आया क्या? नहीं, पुरुष क्या आया है? वाई आया है। तो लड़कों में रोग होगा? नहीं होगा। रोग तो इस एक्स पे बैठा है ना, और ये एक्स यहाँ पे मिल रहा है जिसमें लड़की है। बस यही क्या होगा आपका आपका यहाँ पे लिखेंगे, अतः किसी वर्णांध दंपति को एक बेटा और एक बेटी होती है तो इनके बीच समान दृष्टि का अनुपात 1:1 होगा। मतलब कि लड़की वाहक होगी, लड़का सामान्य पैदा होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है भैया? जानवरों बोले तो मवेशी और सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन के इन्हीं 3 कमियों का उल्लेख कीजिए। तो जानवरों एवं सुअरों से मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन जब मधुमेह के रोगियों के इलाज में उपयोग करते हैं तो एलर्जी का क्या बन जाता है? कारण बन जाता है। सबसे पहला ये था, बाकी 2 कर लेना यार, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, साथ प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए इसको हम देख लेंगे आगे वाले। अगला यहाँ पे स्वस्थान यानी इन सूटी और वाह्य स्थाने एक्स सी2 का संरक्षण पर टिप्पणी रखिए। सबसे पहले स्वस्थानीय संरक्षण, ये क्या होता है? इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है और ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना आवश्यक है। इस कारण ही राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव जंतु विहार बनाए गए हैं। भारत में लगभग 102 राष्ट्रीय उद्यान और 550 अभ्यारण्य है। और उस स्थानीय संरक्षण यानी कि XC2 क्या होता है? वह स्थानीय संरक्षण। इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से हटाकर जंतु उद्यानों, वनस्पति उद्यानों एवं फील्ड बैंक में आज में रखा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वह स्थानीय कहते हैं। अगला यहाँ प्रश्न है आपका, स्पर्धा और परजीविता की उदाहरण से व्याख्या कीजिए। स्पर्धा क्या होता है? विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों द्वारा सीमित आपूर्ति वाले
संसाधनों जैसे खनिज, पोषक तत्व, जल व प्रकाश के ग्रहण करने हेतु हुई पारस्परिक क्रिया स्पर्धा कहलाती है। इसमें पारस्परिक क्रिया करने वाली दोनों सदस्य प्रजातियां ऋणात्मक रूप से प्रभावित होती हैं और अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। उदाहरण के लिए फसली पौधे व खरपतवार के बीच जल, खनिज लवण, स्थान, प्रकाश आदि हेतु होने वाली प्रतिस्पर्धा जो होती है यह प्रतिस्पर्धा कहलाती है। ठीक, अगला यहाँ पे आपका पॉइंट में लिख सकते हैं, फ्लेमिंगो पक्षी और मछलियों के बीच साझे खाद्य जंत प्लवक के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा। अगला है परजीविता। ये क्या होती है? विषम पोषी जीवधारी जो जीवित पोषी के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाती है तथा यह घटना परजीविता कहलाती है। जैसे अधिकांश जीवाणु, कवक आदि जो होते हैं वो परजीविता के उदाहरण हैं। परजीवी अपना जीवन काल या उसका एक भाग कोशी के शरीर पर या उसके शरीर में पूरा करते हैं। जैसे कष्ट 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 कष्टावजु, खटमल और मच्छर बाह्य परजीवी होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे विस्तृत उत्तरी प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से दो विभेद करना है, मतलब कि अंतर लिखना है। बीज पत्ताधार, बीज पत्रोपरिक, परिभ्रूणपोष, फली, अध्यावरण और बीजचूल, आपको अंतर करना है। तो चलो हम पूरा करेंगे एक एक करके। सबसे पहला जो है बीज पत्ताधार और बीज पत्रोपरिक क्या होता है? मूलांकुर व प्रांकुर के अतिरिक्त भ्रूणी अक्ष के दो अन्य महत्वपूर्ण भाग होते हैं। बीज पत्राधार व बीज पत्रोपरिक भ्रूणी अक्ष का वह भाग जो मूलांकुर तथा अक्ष व बीज पत्रों के जुड़ने के स्थान के बीच स्थित होता है बीज पत्राधार कहलाता है। दूसरे शब्दों में मूलांकुर बीज पत्राधार के ठीक नीचे स्थित होता है। बीजों के अंकुरण के समय बीज पत्राधार में हुई अत्यधिक वृद्धि से बीज पत्राधार मूलांकुर को भूमि की सतह के नीचे ले जाता है। इसी प्रकार भ्रूणी अक्ष का वह भाग जो प्रांकुर तथा भ्रूणी अक्ष व बीज पत्र से जुड़े बिंदु के बीच स्थित होता है बीज पत्रोपरिक कहलाता है। ठीक, अगला है परिभ्रूणपोष और फली में अंतर। तो सर परिभ्रूणपोष क्या होता है, फली क्या होता है? सबसे पहले परिभ्रूणपोष डालेंगे। यह बीज में केंद्रक बीजांड के अवशेष से बनता है। यह संरचना में सूक्ष्म होता है, कुछ बीजों में पाया जाता है जैसे कि काली मिर्च। फली सर क्या होता है? यह परिपक्व डिम्ब ग्रंथि दीवार से बनता है। यह संरचना में मांसल व सूक्ष्म दोनों होते हैं और यह सभी बीजों में पाया जाता है, उदाहरण के लिए जैसे आम। ठीक, अगला है आपका अध्यावरण एवं बीजचूल। क्या है सर जी? अध्यावरण एवं बीजचूल। सर अध्यावरण क्या होता है? अध्यावरण बीजांड क्रिया सबसे बाहरी आवरण होता है। इसकी कोशिकाओं की प्रकृति जीवित, पतला एवं क्या होता है? चिकना होता है। यह निषेचन के पूर्व की संरचना है, इसमें स्केलेटन्स अनुपस्थित होते, मतलब होते ही नहीं। अगला है सर बीजचूल। सर बीजचूल क्या होता है? तो लिखेंगे इसमें बीजचूल के बीज का सबसे बाहरी आवरण होता है। इसकी कोशिकाओं की प्रकृति मोटा एवं सख्त होती है और निषेचन के बाद की संरचना है, इसमें स्केलेलिड उपस्थित होते हैं। तो ये रहा सर आपका क्लास 12th बायोलॉजी का गेस वाला पेपर, वो भी सर जी आपके 3 मार्च के लिए, जो 3 मार्च के दिन आपका क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर है उसका है सर जी। और मैं इसी प्रकार से आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज ही यार आपका हो जाएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। पीडीएफ वीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिशन मिल जाएगा, तो जाए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन करिए। और हाँ भाई साहब, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने गेस्ट वाले पेपर बनाए महाभारत बैच में, तो ज्वाइन करके आप लोग उसको रटते रहिएगा। बहुत बच्चे ज्वाइन किए हैं और आपका इंतजार है, और आप भी आइए सर, आपको हम इनवाइट कर रहे हैं, मजा आएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।